Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so yesterday we studied about Hyderabad, how Sardar Patel manages to, uh, include Hyderabad in one nation. If you have any problem regarding that topic, you can ask me. No, ma'am. Clear. Okay. So today we are going to study about मणिपुर. मणिपुर जो है वहाँ के जो महाराजा थे बौद्ध बौद्ध चंद्र सिंह, इन्होंने भी ये यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग जो थे, वो बिल्कुल अपोजिशन में थे कि हम नहीं चाहते कि मणिपुर को इंडिया में मिलाया जाए, हमारा खुद का एक स्वराज्य होगा, हमारी खुद की एक कंट्री होगी, और हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं कि हम इस चीज़ को माने, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके से। और यहाँ के जो राजा थे, मणिपुर के महाराजा जो थे बौद्ध चंद्र सिंह जी, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट था असेशन का कि हाँ हम इंडिया में इंक्लूड हो रहे हैं, उस पर इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है एक तरीके से उसके लिए अश्योरेंस दे दिया था, हामी भर दी थी, ठीक है, कि और साइन कर दिया था कि हाँ ठीक है, मणिपुर को जो है इंडिपेंडेंस के बाद में आप इंडिया के अंदर इंक्लूड कर देंगे। वहीं मणिपुर जो है वो पहला उसके अंदर इलेक्शन हुए थे, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे, जिसमें होता है ना कि 18 ईयर्स एंड अबव से आप जो लोग हैं वहाँ के सिटीज़न जो हैं वो लोग इलेक्शन करवाया था उन्होंने उनके लिए। और क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे, इनके नहीं चाह रहे थे कि इंडिया जो है उसमें मिले, इसीलिए वहाँ पर एक प्रॉपर इलेक्शन जो है करवाया गया था जून 1948 के अंदर, ठीक है, इलेक्शन करवाया गया था। और स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई थी उसके हिसाब से, यानी कि उनके आप इंक्लूड तो कर रहे थे वो लोग, उसके लिए तो उन्होंने हाँ बोल दिया था कि हाँ आप इंक्लूड कर लो, लेकिन हमारा जो स्वराज्य के तरह से स्वशासन चलेगा, हम जो है ऑटोनॉमी जो है उसको फॉलो करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि वो क्या है क्या नहीं, बस एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो लोग इंक्लूड कर रहे थे अपने आप को। लेकिन फिर उसके बाद में 1949 सितंबर के अंदर 1949 सितंबर के अंदर महाराजा जो है इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था उनको, ठीक है, उनको प्रेशराइज करके महाराजा से साइन करवा लिया गया था अग्रीमेंट, मर्जर अग्रीमेंट, सितंबर 1949 के अंदर, कि ठीक है अब ये पूरी तरीके से, यानी उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो है इंडिया वालों के, वो भी ये लोग मानने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. ये जो लाइन देख रहे हैं कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, यानी कि इन्होंने इस अश्योरेंस पे ही सिग्नेचर करे थे, इस बात पे ही इन्होंने इस चीज़ को अग्री किया था कि ठीक है आप हम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी इस डॉक्यूमेंट पे हम साइन तो कर देंगे कि आप इंडिया के अंदर हमें इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन रहेगी, यानी हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो जो है हम बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसमें आप कुछ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे अपना, कुछ आगे आप हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे लोगों के लिए उसके अंदर आपका किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस अश्योरेंस पे इन लोगों ने इसको साइन कर दिया था। Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948. पब्लिक ओपिनियंस पर उन्होंने महाराजा ने वहाँ पे इलेक्शन कराए जून 1948 के अंदर, एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। स्टेट जो है वो क्या बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि एक संविधान के अंदर आने वाली स्टेट बन गई, लेकिन वो खुद का स्वराज्य स्वशासन चलाएगी, ठीक है, वहाँ पर रूलर जो है वो राजा ही रहेगा। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. इसीलिए मणिपुर जो है, वन वर्ड के तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी स्टेट जो है फर्स्ट जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर देखा जाए तो वो है मणिपुर। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मणिपुर को लेकर के बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट ओपिनियंस रही हैं कि इसको इंडिया में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, मर्ज करना चाहिए या नहीं। वेल द स्टेट कांग्रेस वांटेड टू मर्जर, ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, कांग्रेस जो थी वो तो चाहती थी कि इसका मर्जर हो,
ठीक है। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ वर ओपोज्ड टू दिस। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर को इंडिया के अंदर मर्ज किया जाए। The government of India succeeded in pressuring the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 के अंदर इन्होंने सक्सीड यानी कि ये सफल हो गए थे इंडिया को प्रॉपरली इंडिया के अंदर मणिपुर को इंक्लूड करने में, मर्ज करने में, ठीक है, प्रेशराइज करने के बाद में, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। और जो वहाँ पे इलेक्टेड 1948 के अंदर आपको जैसे बताया था यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो हुई थी, ठीक है, उससे कंसल्ट करे बिना ही इन्होंने मणिपुर को इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। इससे क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय जो इलेक्ट हुई थी, वहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे 1948 के अंदर, उन लोगों से बिना कंसल्ट करे इन्होंने अग्रीमेंट पे साइन कर दिया और इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लिया अपने आप को, मणिपुर को। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग बहुत गुस्सा हुए और वो इसके उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अब दबाया जाएगा, ठीक है। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब क्या हुआ था, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, वहीं ख़त्म नहीं हुआ था जब पार्टीशन हो गया और प्रिंसली स्टेट जो है उनको इंक्लूड कर दिया गया। उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जब लोगों को बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज जो हैं वो फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब उनकी जो प्रॉपर एक हर बार एक नई रूप लेकर के, एक नया रूप लेकर के एक प्रॉब्लम जो है वो सामने आती थी, वो थी टेरिटोरियल मार्किंग, कि अब किसकी टेरिटरी कैसे मार्क की जाएगी, कहाँ से कहाँ तक राजस्थान है, कहाँ से कहाँ तक गुजरात है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री कहाँ से है। इन सारी टेरिटोरियल मार्किंग के चक्कर में भी इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बार बार उठ रही थी, ठीक है। क्योंकि सारे जो कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका क्या एजेंडा होता था उस समय में कि वो लड़ाइयाँ करते थे और दूसरे धरती पे, दूसरे की धरती पे जाकर के अगर वो उसको जीत लेते थे, कॉन्कर कर लेते थे, तो वो उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लेते थे। इस तरीके से मार्किंग होती थी इस समय बाउंड्रीज़ की, कि यहाँ से यहाँ पर राजस्थान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उस चीज़ को भी एक रखते हुए कि अब लोगों के अहम पर नहीं आए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी बाउंड्री कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उस चीज़ को भी सॉल्व करना बहुत बड़ा इशू रहा था, ठीक है। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी जो टेरिटरीज होती थी वो तो क्या होती थी, वो अपने हिसाब से मार्क करते थे कि उन्होंने कितना ज़्यादा कॉन्कर कर लिया, उसको वो अंडर करते जाते थे एक पॉइंट पे, फिर उन्होंने अपने हिसाब से मार्किंग कर रखी थी। लेकिन जो अब नई टेरिटरीज मार्क होनी थी, जो कि प्रॉपरली स्टेट्स बनती इंडिया के अंदर और इंडिया जो है वो एज अ नेशन देखा जाता, उसके लिए जो है दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान अलग करने के बाद में इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे इश्यूज उठ चुके थे, ठीक है। The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely state. नेशन बिल्डिंग जो है वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ पार्टीशन कर देने से ही ख़त्म नहीं हुआ था, या प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन यानी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने से ही ख़त्म नहीं हुआ था। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब चैलेंज क्या था, इंडिया के अंदर इंटरनल बाउंड्रीज जो हैं उसको मेंटेन करना, उसको मार्क करना, ड्रॉ करना, वो मेन चैलेंज था। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। ये सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पे साइन कर देने जितना ही नहीं था। The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. अब ये जो बाउंड्रीज थी इस तरीके से करनी थी, एक तो लैंग्वेज बेस पे करनी थी, क्योंकि जो जहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है उस हिसाब से इन लोगों को मार्किंग करनी थी, और लैंग्वेज और कल्चर दोनों को लेकर के चलना था, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इस तरीके से मार्क करनी थी कि जो यूनिटी है नेशन की उस पर कोई अफेक्ट नहीं है। मार्किंग करने से बाउंड्री को लैंग्वेज और कल्चरल बेसिस पे ये जो स्टेट्स बनाने वाले थे उसका नेगेटिव असर नहीं पड़े यूनिटी पे, ठीक है, उसको देखते हुए इनको मार्क करना था। During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government.
और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। अब क्या हो रहा था, कॉलोनियल रूल जब चल रहा था, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे मार्किंग कैसे होती थी, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव उसके कि भैया हाँ ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंस से करते थे कि ऑफिस को हमें यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक हम इस जगह पे हेडक्वार्टर बनाएंगे, तो इस एरिया को हम ये नाम दे देंगे। या फिर अगर उन्होंने किसी स्टेट पे एनेक्स यानी कि उन्होंने उस पर इन्वेजन करके उसको अपने कॉन्कर कर रखा था, अपने अंदर मिला रखा था, तो वो इस हिसाब से कर देते थे। या फिर जो राजा लोग अपने राज्य में रूल करते थे, उनका राज्य जो है उसकी मार्किंग करके राजा के हिसाब से और उसको वो बाउंड्री मान लेते थे। तो ये पहले ही ज़माने का जब कॉलोनियल रूल चल रहा था इंडिया के ऊपर, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, कॉलोनीज डिवाइड कर रहे थे, तो उन्होंने ये अपना नीति अपना रखी थी। ठीक है। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states। अब जो हमारे नेशनल मूवमेंट चला, हमें आज़ादी मिली, उन्होंने इस डिवीज़न, आर्टिफिशियल डिवीज़न को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि अब नई तरीके से मार्किंग होगी लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे। In fact, after the Nagpur session of Congress 1920, the principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself। अब क्या हो रहा था, हमें आज़ादी मिली 1947 के अंदर, यहाँ पर एक कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 के अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपना एक मेन प्रिंसिपल सेट किया था। हर पार्टी जो होती है अपने प्रिंसिपल सेट करती है, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो बीजेपी एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कई सारी चीज़ें जो है मेंशन करी थी कि ये मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, या ये 370 वो जो है हटा देंगे वहाँ से कश्मीर के ऊपर से। तो ये एक प्रॉपर अपने प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं। उसी तरीके से 1920 का जब सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था, वहाँ पर इनकी पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि हम ये जो पहले से डिवीज़न कर रखा है उसको हटा देंगे और नया डिवीज़न करेंगे, नई मार्किंग करेंगे, स्टेट्स की बाउंड्रीज नई सेट करेंगे। किसके बेसिस पे, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे, जिसमें लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। Many provincial congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India। ये वही बात कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे ब्रिटिश इंडिया के, यानी कि ऑफिशियल डिविजन्स जो थे उनको इन्होंने हटा दिया, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी और लिंग्विस्टिक जोन के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि अब नई मार्किंग होगी। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। काफ़ी चीज़ें बदली इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद में। हमारे लीडर्स जो हैं उनको लगा कि नई स्टेट्स जो है बनानी पड़ेंगी लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, और उनको ये भी लगा कि अब लोगों का अटेंशन जो है इस तरीके से हम अपनी तरफ इकट्ठा कर पाएंगे जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी हम, हमारी जो कंट्री है उसको फेस कर पाएँ, ठीक है। और लीडरशिप स्किल जो था उनका, जो सेंट्रल लीडरशिप था, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ मैटर्स को हम पोस्टपोन करेंगे, यानी कि बाद में देखेंगे। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जब ये चीज़ें, ये प्लानिंग चल रही थी, अब ये प्लानिंग चल रही है, देखो 1920 से ये प्लानिंग चल रही है, आज़ादी हमें 1947 में मिली है। तो उस समय क्या हो रहा था, जो वो प्लानिंग कर रहे थे ना, उसमें कुछ चीज़ें वो बाद के लिए भी रख रहे थे कि बाद में जब हमारी ये सब कुछ हो जाएगा हमें हासिल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन जर्नल एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, जैसे हम 10th पास करते हैं, तो उससे पहले ही जब हम 10th में आ जाते हैं, 10th क्लास में आते, तभी हम सोचने लग जाते हैं ना कि अब हमें आगे जाके क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या हमें नौकरी करनी है, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, क्या हमारा करियर रहेगा। उन सारी चीज़ों को हम पहले से डिसाइड करते जाते हैं, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। और कुछ चीज़ें जो होते हैं वो हम उस पे छोड़ देते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो हमारी सीजीपी रहेगी या जो हमारी परसेंटाइल रहेगी, उसके बेसिस पे हमें रिज़ल्ट, हमारा जो रिज़ल्ट रहेगा उसकी बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें साइंस मैथ्स लेनी है, साइंस बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ अपने मैटर्स जो थे वो छोड़ दिए थे, क्योंकि इनको प्रॉपरली श्योरिटी नहीं थी कि ये जो राजा लोग राज कर रहे हैं स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, उनका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि ये लोग हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी तो ये प्रॉपर नेशन बनाने के लिए अग्री करेंगे नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे मैटर जो थे वो बात के लिए छोड़ दिए गए थे। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आवर लीडर्स फेल्ट दैट carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration।
कुछ चीज़ें बदली इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद। हमारे लीडर्स को लगने लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बाउंड्री सेट करते हैं तो हो सकता है इससे डिसइंटीग्रेशन और डिसरप्शन यानी कि कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिले, शायद वो लोग अग्री नहीं करें या उनके आपस में मतभेद पड़ने लगें। It was also felt that this would draw attention away from other social economic challenges that the country faced. और ये भी महसूस किया गया उस ज़माने के अंदर कि हो सकता है अगर हम इस चीज़ पर ध्यान दें तो लोगों का जो ध्यान है दूसरे जो प्रॉब्लम्स हमें है, जो समाज को लेकर या इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है हमारी कंट्री को, उससे ध्यान हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी इंडिया वीक था उस समय। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। अब जो मेन लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस मैटर को अभी हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट was also felt because the fate of the princely state had not been decided। ठीक है, और ये पोस्टपोन करने की ज़रूरत उनको क्यों लगी? क्योंकि अभी भी प्रिंसली स्टेट्स का जो है फाइनल डिसीजन या उनकी जो आगे जाकर के वो मर्ज होंगे नहीं होंगे, वो उस चीज़ के बारे में कोई श्योरिटी नहीं थी। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। और ये भी एक कारण रहा है कि अभी मेमोरी यानी कि यादें जो थी पार्टीशन की, जो मैसकेयर हुआ था, मैसकेयर तो नहीं बट एक तरीके से देखा जाए जो मास किलिंग हुई थी, उसके चक्कर में उसकी भी यादें भी ताज़ा थी, उसके भी घाव लोगों के भरे नहीं थे। एक जरा सी अगर कहीं पे भी किसी को कोई पॉइंट मिल जाता और उस पर लेकर के विवाद शुरू हो जाता तो इंडिया के कई सारे टुकड़े हो जाते। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना, इंडिया को एक नेशन की तरह देखना, हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको एक साथ लेकर के चलना और सारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है उनको उनके इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता जा रहा था। ठीक है, अब ये जो डिसीजन था, ठीक है, लीडरशिप का कि लोकल लीडर्स और लोगों को सबके सामने जो ये चैलेंज सा बनकर के आ गया था कि लैंग्वेज बेसिस पे आपको अपनी अपनी स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड होंगी। उनमें भी कई लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वो कौन कौन सी जगह के अलग अलग लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब हम पढ़ेंगे। दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। अब ये जो नेशनल लीडरशिप का डिसीजन था कि अब अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, उसको जो आम जनता थी वहाँ की, उस पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर स्टेट की, वो क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध में जा रही थी। Protests began in the Telugu-speaking areas of Old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। अब ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिवीज़न होना था उसको लेकर के ये लोग, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ठीक है, जो पुराना एरिया है मद्रास का, जो अब जिसके अंदर आज प्रेजेंट डे तमिलनाडु माना जाता है, कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश के, केरला और कर्नाटक के, इन जगहों पे क्या हो रहा था? प्रोटेस्ट हो रहा था इस थ्योरी को लेकर के। द विशालंद्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा। विशालंद्रा मूवमेंट कौन सा है? जहाँ पे सेपरेट किया जाना था आंध्रा को, ठीक है, आंध्र प्रदेश जिसका नाम है उसके लिए एक सेपरेट जगह की डिमांड हो रही थी। वी हैव अ क्वेरी। ओके, अब क्या हो रहा था? विशालंद्रा मूवमेंट जो है उसमें मांग कर रहे थे कि नया आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा। डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वर अ पार्ट एंड बी मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि आपको जहाँ पे ये तेलुगु बोली जाती है उसको हम मद्रास के हिस्सों से अलग करेंगे, ठीक है, और एक नई सेपरेट स्टेट बनाएंगे आंध्रा करके। सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी उन्होंने नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्रा रीजन वर इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रास प्रोविंस। अब जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी आंध्रा रीजन की, उन्होंने इस चीज़ के लिए अग्री कर दिया था, फेवर में थी वो कि हाँ लैंग्वेज के हिसाब से अगर इसको आप अलग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The movement gathered momentum as a result of the central government vacillation. Poti Sriramulu, a Congress leader and a veteran Gandhi, अब इनको क्या वेटरन गांधी के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है, सॉरी ये तो थे एक कांग्रेस लीडर और एक वेटरन गांधी जो है, वेंट ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। अब ये जो वेटरन गांधी हैं, पोटी श्रीरामलू, कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधी के नाम से भी जाना जाता था,
गांधीयन के नाम पे से जाना जाता था, इनके फॉलोवर थे ये। इन्होंने क्या करा, इसके फेवर में मोमेंटम जो है ये पकड़ चुका था, ये स्पीड पकड़ चुकी थी, ये जो मूवमेंट था कि लैंग्वेज के बेसिस पे होगा, इसके उसमें इन्होंने क्या एक फास्ट रखा। फास्ट मतलब ये अनशन पे बैठ गए, 56 डेज तक ये बैठे रहे, और उससे क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गई। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। आंध्र रीजन के फेवर के लिए रखा था इन्होंने कि आंध्रा को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग रखा जाए, क्योंकि पहले अग्री नहीं कर रहे थे ना लोग बाग। फिर जब ये बैठ गए अनशन पे और इनकी मृत्यु हो गई, तो उससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों में गुस्सा आ गया, वो लोग भड़क गए, आंध्रा रीजन के लोगों में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो गए, और वहाँ पे हिंसा होने लगी। People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. अब क्या हुआ, जब वहाँ पे दंगे हो गए, ठीक है, रायट्स होने लगे, तो कई सारे लोगों की जानें गई, कई लोग मरे, ठीक है, पुलिस ने फायरिंग भी करी। तो मद्रास के अंदर कई सारे लेजिस्लेटर्स जो थे, उन्होंने अपनी सीट से क्या करा, रिज़ाइन कर दिया। क्यों करा, क्योंकि उन्होंने भी प्रोटेस्ट करा इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ पे दंगे भड़क रहे थे वहाँ पे लोगों में, आंध्रा में। तो प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली अनाउंस किया कि सेपरेट किया जाएगा आंध्रा को एज अ स्टेट दिसंबर 1952 में, और ये सब चीज़ें इसको अलग करने के लिए हो रही थी वहाँ पे। समझ आया? कोई एक पैरा में भी प्रॉब्लम है तो पूछिए मणिपुर से। Yes, sir. बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मणिपुर वाले टॉपिक में, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में? No, ma'am. ओके, सो वी ओके। अब द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country। अब एक कंट्री को, सॉरी, एक स्टेट को अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी मौका मिल गया बोलने का कि हमें भी अलग करो, हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी कंट्री के अंदर अपना अलग स्टेट चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को कर दिया आपने और बाकियों को नहीं करा। तो बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने भी अपना ये पॉइंट रखना शुरू करा, उसके बेसिस पे फिर उनका भी डिवीजन होने लगा अपनी लैंग्वेज और उनके कल्चर के बेसिस पे। पर लैंग्वेज जो है वो मेन बेसिस होती थी, कल्चर तो सेकेंडरी था। प्राइमरी उनका मेन मोटिव क्या होता था, लैंग्वेज के बेसिस पे। These struggle forced the central government into appointing a state or reorganization commission in 1953 के अंदर दोबारा से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया, जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी स्टेट की बाउंड्रीज जो लैंग्वेज बेसिस पे करनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कमीशन बिठाया गया। The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages। और कमीशन में क्या बताई गई, ये बात क्या बोली गई कि अगर किसी उसकी बाउंड्रीज जो है किसी भी स्टेट की, वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। अब इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो उन्होंने दी थी लैंग्वेज के बेसिस पे, वहाँ पर एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हुआ 1956 के अंदर, जिसके बाद में वहाँ पर 14 स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। ठीक है, we only have 1 minute left, so that's all for today. If you have any problem, please collect up your problems. We'll discuss your problems in tomorrow's class. Okay.